हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस, जो कि यहाँ पे यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि यहाँ पे हम कवर करेंगे जीएस 1 टू जीएस 4 पेपर दोनों को। जीएस 1 से लेकर जीएस पेपर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा में, जो कि आज 7 जून 2026 का इंडियन एक्सप्रेस में जो भी दिया गया होगा उसको हम समझेंगे। तो यूपीएससी टॉपिक वाइज यहाँ पे एनालिसिस हम देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस 1 टू जीएस 4 तक के यहाँ पे गाइडलाइंस को यहाँ करेंगे, गाइड करेंगे, जो कि अच्छे से समझेंगे और भी बाइलिंगुअल्स में समझेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है हिस्ट्री ऑफ मानसून। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जो कि अच्छा से आपको दिखे, जस्ट वेट इट। तो यहाँ पे हम हियर वी टेक पेन एंड नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मानसून फोरकास्टिंग। तो द सदर्न ऑसिलेशन सर गिलबर्ट वॉल्कर IMD had 1904 to 1934 discovered the southern oscillation in the 1920. A seesaw behavior of air pressure in the Pacific, and Jacob Vazquez later linked this to E Nano in the 1916, creating a feedback loop crucial for monsoon prediction. Monsoon is not an isolated phenomena. It has an external global link, and the ENSO link was established at IMD, showing every India's early lead meteorology. A predictability challenge remained due to the complexity of non-causal relationship. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मानसून फोरकास्टिंग का है इतिहास जो क्या कहता है, तो हिस्ट्री ऑफ मानसून को समझेंगे तो सर गिलबर्ट वॉल्कर या योगदान 1920 के दशक में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जिसे IMD को शॉर्ट फॉर्म में IMD कहते हैं और डिटेल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे कौन? सर गिलबर्ट वॉल्कर, जो कि सॉदर्न ऑसिलेशन की खोज की थी और जो पैसिफिक ओशन में एयर प्रेशर का एक उतर चढ़ाव वाला बिहेवियर है, और जिसको ई नैनो लिंक के बाद ई नैनो लिंक को 1960 के दशक में जैकोब वैज्रेकेस ने इसको ई नैनो से जोड़ा, जो कि पहले IMD को सर एडवर्ड वॉल्कर ने बताया था, और उसके बाद ई नैनो को जैकोब वैज्रेकेस ने लिंक किया IMD से लिंक किया और बताया कि ई नैनो से जोड़ा, और इसको बताया कि मानसून की प्रेडिक्शन में मदद मिली, और इससे ई नैनो को जोड़ने से मौसम को प्रेडिक्शन में मदद मिली। तो मेन कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि इससे ये पता चला कि इंडियन मानसून को कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि इसकी एक्सटर्नल ग्लोबल लिंक्स है। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते के कारण मानसून का सही अनुमान लगाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, अच्छे से समझेंगे, हर एक स्लाइड को ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे आप लोग और समझेंगे, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को शेयर करते रहें जो कि सभी के पास पहुँचे। तो यहाँ पे अब देखेंगे रूरल लाइवलीहुड्स एंड वोमेन SHG। तो यहाँ पे DNRLM एवोल्यूशन फाइंडिंग। तो यहाँ पे देखेंगे SHG क्या हो जाता है। SHG को आप समझ रहे हो क्या है SHG? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHG का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाता है। तो DNRLM स्कीम का एवोल्यूशन में कुछ कमियाँ सामने आई है, जैसे कि कंजम्पशन वर्सेस बिजनेस, डाइवर्सन ऑफ लोन्स, मार्केट अनसर्टेनिटी एंड टारगेट प्रेशर। तो यहाँ पे DNRLM स्कीम का एवोल्यूशन में कुछ कमी आई है, जिससे में कि आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया है। कंजम्पशन वर्सेस बिजनेस, मेनी SHG यूज द रिवॉल्विंग अराउंड 20,000 to 30,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस रेदर देन स्टार्टिंग एंटरप्राइजेस। एंड सेकेंड वन इज डाइवर्सन ऑफ लोन्स, buying loans were often diverted to medical emergency, toilet construction or house repairs. And third one is market uncertainty, fear of loan default due to lack of assured market for SHG products prevent scale up. And fourth one is target pressure, official often
प्रायोरिटाइज एसएचजी फॉर्मेशन स्पीड ओवर बिजनेस वैलिडिटी। तो यहाँ पे कहता है कि बिजनेस के बजाय खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कि एसएचजी के मिलने वाले 20 से 30 हज़ार के रिवॉल्विंग फंड के इस्तेमाल नया बिजनेस शुरू करने के बजाय घर के रोज़मर्रा की खर्चों में चला जा रहा है। और ये जो लोन डाइवर्सन कह रहा है कि लोन डाइवर्सन कहता है कि बैंक से मिलने वाले लोन का असर मेडिकल इमरजेंसी, घर के मेंटेनेंस और टॉयलेट बनवाने जैसे छोटे मोटे ये सब खर्चे में चले जा रहे हैं। और मार्केट और टारगेट प्रेशर बतलाता है कि ग्राउंड लेवल ऑफिशियल बिजनेस की वैलिडिटी देखने के बजाय तेज़ी से नए एसएचजी बनाने का टारगेट पर ध्यान देती है। साथ ही प्रोडक्ट्स के लिए पक्का मार्केट ना होना, महिलाओं में लोन डिफ़िकल्टी का डर रहता है जिससे वो काम को बड़ा नहीं कर पाती है। तो ये सब इसका रूरल लाइवलीहुड एंड वुमेन एसएचजी का ये सब कुछ कमियां हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा रिलेटेड है जो कि जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस से बायलैटरल रिलेशन, इलीगल माइग्रेशन एंड ग्लोबल हेल्थ को यहाँ पे समझते हैं। तो चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया नेबरहुड डिप्लोमेसी को समझते हैं कि इंडिया नेबरहुड डिप्लोमेसी क्या कहता है। तो देखते हैं इंडिया नेबरहुड डिप्लोमेसी क्या कहता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेपाल का कंट्री हो जाता है, फर्स्ट कंट्री यहाँ पे नेपाल चार्ट में दिया हुआ है, एंड सेकेंड बांग्लादेश, एंड थर्ड वन इज हेल्थ गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे की डेवलपमेंट क्या है नेपाल का, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट MLLA एंड UPI एंड NPI लिंक्ड लॉन्च्ड। एंड इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, रणनीति महत्व क्या है, टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर क्राइम एंड इन्हेंसिंग डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। तो इंडिया और नेपाल के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट MLLA को क्या कहते हैं, MLLA को कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट। इसको ध्यान में रखेंगे, MLLA मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट। और UPI NPI लिंकेज शुरू किया गया है। इसका मकसद क्रॉस बॉर्डर क्राइम को रोकना और डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और यहाँ पे फिर बांग्लादेश क्या कहता है, रिक्वेस्ट टू वेरीफाई नेशनलिटी ऑफ 2860 पीपल फॉर डिपोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या कहता है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे कहता है कि एड्रेसिंग इलीगल इमिग्रेशन अंडर द डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी। तो इंडिया ने डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी के तहत इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दों को सुलझाने के लिए बांग्लादेश से 2860 लोगों की नेशनलिटी वेरीफाई करने का रिक्वेस्ट किया है। तो अब देखेंगे ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। तो यहाँ पे है US एड्स $38 MN फॉर एबोला रिस्पॉन्स इन DRC कॉन्गो। एंड स्ट्रेटेजिक क्या है इसका, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका है WHO ग्लोबल इमरजेंसी मैनेजिंग आउटब्रेक्स टू प्रिवेंट 2014 स्केल क्राइसिस। तो यहाँ पे है कि ये जो US ने कॉन्गो DRC में फैले इबोला वायरस से निपटने के लिए 38 मिलियन के मदद दिया है, ताकि WHO के तहत इसे 2014 जैसे बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बढ़ने से रोका जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें और वीडियो को पूरा देखें जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इंडियन एक्सप्रेस को न्यूज़पेपर को साथ में रखें जिससे कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए। तो ये देखते हैं GS पेपर 3 का जो पार्ट हो जाता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस, एनर्जी, सिक्योरिटी एंड AI रोबोटिक्स। तो चलते हैं यहाँ पे इस सब के बारे में समझेंगे। तो अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल के बारे में यहाँ पे समझेंगे। अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल क्या कहता है, तो अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल हमारा कहता है कि रिमूवल ऑफ LTCG एंड STCG टैक्स ऑन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसको समझते हैं। तो ये जो हो जाता है कि 70 बिलियन जो है कि 70 बिलियन एक्सपेक्टेड फॉरेन इनफ्लो है। तो ये क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल PMEAC को ध्यान में रखेंगे। PMEAC क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के बाद इंडिया ने 70 बिलियन के फॉरेन इनफ्लो की उम्मीद है। और
ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन ऑन हॉरिजन, आरबीआई एजिंग ईसीबी नोट्स एंड फॉरेन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। ये सब आपका पॉइंट हो जाता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के तहत 70 बिलियन फॉरेन इनफ्लो की उम्मीद है। तो इसके पीछे का अभी देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एंड एनर्जी इंपोर्ट्स क्या है, और इसके पीछे में कि जो यहाँ पे है, एक मिनट, LTCG एक पॉइंट आ जाता है। LTCG जो है ये सब का, LTCG एंड STCG। तो LTCG इसके पीछे में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फिल इन्वेस्टमेंट पर LTCG एंड STCG टैक्स को हटाना है, और इंडिया के ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीमेंट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की संभावना है। साथ ही आरबीआई ने फॉरेन लोन ECB के नॉर्म्स को भी आसान बनाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन एनर्जी इंपोर्ट्स। तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन एनर्जी इंपोर्ट्स क्या कहता है? USA 2026 0.9 MT एंड नाइजीरिया 0.5 MT, ओमान 0.3 MT एंड कतर 0 MT है। तो यहाँ पे अब समझते हैं कि क्या कहता है कि एनर्जी इंपोर्ट में स्ट्रेटेजिक बदलाव क्या हुआ है। तो USA बनना सबसे बड़ा सोर्स है। मई 2026 में अमेरिका 0.9 मिलियन टन्स सप्लाई के साथ इंडिया का सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सोर्स बन गया है, जो कि USA अभी सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सोर्स बन गया है, सबसे ज़्यादा, जो कि 0.9 मिलियन टन है। और सेकंड पे है नाइजीरिया, जो कि 0.5 मिलियन टन नाइजीरिया का हो गया है कि रूट के रिश्ते। इंडिया ने कतर और UAE की रिश्ते ट्रेडिशनल गोल्फ देशों से अपना ट्रेडिशनल गोल्फ से जो कि आपका निर्भरता कम किया है, और क्योंकि वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने की खतरा हमेशा बना रहता है। और ओमान का यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया कि इंडिया ने नाइजीरिया और ओमान से भी इंपोर्ट बढ़ाया है। 1 जून को लगाव हुआ और ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इंडिया के लिए बड़े कसेंस हैं, और क्योंकि ओमान के पोर्ट्स से डिस्प्यूट मार्टिन रोड्स के स्थित हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप समझेंगे कि, और यहाँ पे फ्रंटायर टेक रोबोटिक्स एंड AI को समझेंगे। फ्रंटायर टेक रोबोटिक्स एंड AI को यहाँ पे, तो ये फ्रंटायर टेक रोबोटिक्स एंड AI क्या कहता है कि चाइना सरप्लस कैपेसिटी, चाइना लीड्स इन मास प्रोडक्शन मैट्रिक्स 3 इंजन AI बट डिमांड लैक्स हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लिमिटेड यूज केस क्रिएट एन इंडस्ट्रियल वबल रिस्क। चाइना बड़े पैमाने पर रोबोट्स मैट्रिक्स 3 इंजन AI बना रहा है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और लिमिटेड यूज़ केस के कारण इसमें एक इंडस्ट्रियल बबल रिस्क बनना तय है। और प्रोजेक्ट ग्लासविंग क्या कहता है? प्रोजेक्ट ग्लासविंग कहता है कि ऑथो एंथ्रोपिक ग्रांटिंग एसेस टू माइथोस AI फॉर इंडिया एजेंसीज CERT, NCI-PC एंड साइल्ड क्रिटिकल इंफ्रा बैंकिंग पावर फॉर वल्नरेबिलिटीज़। तो यहाँ पे देखता है कि क्या कहता है प्रोजेक्ट ग्लासिंग जो कहता है US की AI कंपनी एंथ्रोपिक इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जैसे CERT और NCIIPC को मैथोस AI का एसेस दे रहा है। इसका मकसद इंडिया के बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से सिक्योर रखेगा। तो ये हो गया फॉर्निटर टेक रोबोटिक्स एंड AI का, ये जहाँ पे हम समझें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है? GS पेपर 4 का है जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को हमें बतलाता है। तो GS पेपर 4 का पार्ट हो जाता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एंड हेयर इज द पॉइंट अकाउंटेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द एथिक्स एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन। हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट एथिक्स इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एथिक्स इन गवर्नेंस एंड एजुकेशन क्या कहता है। तो ये जो सिस्टम रोबोट्स वर्सेस रिफॉर्म, लीक्ड पेपर एंड करप्ट एग्जाम सिस्टम, नीट CBSE ड्राइव अ स्टूडेंट टू डिसअपियर, दिस हाईलाइट्स अ फेल्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स।
पिलर्स ऑफ रिफॉर्म, एक्टिव लर्निंग, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड टीचर अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे हम समझेंगे ध्यान से कि ये क्या करता है। तो ये सेक्शन एजुकेशन सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स और रिफॉर्म्स की बात करता है। और सिस्टम रूट वर्सेस रिफॉर्म, सिस्टम रूट वर्सेस रिफॉर्म जो कहता है कि हाल ही में पेपर लीक्स, जैसे कि आपने देखा होगा सीबीएसई और नीट का जो पेपर लीक हुआ, और इसमें करप्शन करना, स्टूडेंट निराशा और डिसअपेयर में जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की फेल्यूर मानता है। और सुधार के यहाँ पे 3 पिलर जो हैं कि पिलर्स टू रिफॉर्म, यहाँ पे सुधार के लिए 3 पिलर बनाए गए हैं। तो एक्टिव लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड टीचर अकाउंटेबिलिटी। तो एक्टिव लर्निंग क्या कहता है, मूविंग अवे फ्रॉम पैसिव स्पॉन्ज रोट लर्निंग। तो और सेकंड क्या कहता है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज, यूजीसी रिफॉर्म डिबेट्स। एंड थर्ड वन इज टीचर अकाउंटेबिलिटी, हाई सैलरीज मस्ट अलाइन विद एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव लर्निंग हमें कहता है कि रट्टा मारना वाली पुरानी पद्धति को सुधारना का तरह ख़त्म करना होगा और अंडरस्टैंडिंगबिलिटी लाना होगा। और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी कहता है कि नॉन एसेंशियल और फालतू के ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज़ को ख़त्म किया जाए, जैसे यूजीसी रिफॉर्म डिबेट्स, ये सब को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और टीचर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे समझाता है कि टीचर को मिलने वाली हाई सैलरीज उनके बेहतरीन ट्रेनिंग और एक्सीलेंस के साथ अलाइन होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट है जो कि सुधारने के लिए टीचर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के कुछ पॉइंट है, पिलर्स ऑफ रिफॉर्म। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड आप जो भी है क्वेश्चन, आपका डाउट जो भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।